हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नवंबर 2021 का करंट अफेयर देखेंगे। इसमें 3 से 4 वीडियो बनेंगे टोटल। ये जो भी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, बिहार पीसीएस हो या बिहार सीडीपीओ होगा, उत्तराखंड पीसीएस है अभी होने वाला है, फिर यूपीएससी यूपी पीसीएस 2022 में होंगे, आरओ एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। कंटेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है, एक भी प्रश्न मिस नहीं होंगे, जो भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखें, फिर हम इसकी पीडीएफ भी भेज देंगे आप लोगों को। बैजू आईएएस एग्ज़ाम प्री बैजूस के कंटेंट से ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है उस समय। ठीक है, क्योंकि विश्वसनीय संस्था है, आप लोग जानते भी होंगे। तो इसे करंट अफेयर हम देखेंगे, मासिक समसामयिकी नवंबर 2021 की का है। ठीक है, इसमें हम स्टेट वाइज देख लेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज स्टेट वाइज में। तो भाई क्या है कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल कर रखा जा रहा। आदिवासी आइकन है तांत्या भील के नाम पर, मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो एमपी स्पेशल जो एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण हो गया ये। ठीक है, क्योंकि एमपी स्पेशल के भी प्रश्न अच्छे खासे आते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं, उन्होंने इंदौर के पास पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, इंदौर के पास है, इसी का नाम इन्होंने चेंज करने की घोषणा की है। नाम रखेंगे जो आदिवासी आइकन है तांत्या भील के नाम पर। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी रानी कमलापति के नाम पर रखा गया था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, प्रमुख बिंदु इससे संबंधित क्या है, इंदौर के भंवर कुआं चौराहे और एमार्टन बस स्टैंड का नाम भी इसी के नाम पे होगा। एमपी वाले ध्यान रखें भाई। आदिवासियों द्वारा भारतीय रॉबिन हुड के रूप में जाने माने वाले तांत्या भील को उन क्रांतिकारियों में से एक के रूप में जाना जाता है जिन्होंने 12 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया था। ठीक है, कहा जाता है कि तांत्या जो ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट कर गरीबों में बांट दिया करते थे। इसका सोर्स देखेंगे तो बिजनेस स्टैंडर्ड है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। तो चर्चा में क्यों रहा ये देखते हैं पहले। उत्तर प्रदेश से संबंधित भाई, जेवर नाम है, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा इसी के बाद जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। ठीक है, तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं कौन कौन से भाई। एक तो वाराणसी में है, ठीक है, और एक लखनऊ में है, एक कुशीनगर भी है, और एक जेवर हो जाएगा, और एक कहाँ है भाई, चौथा हो। 4 तो हो गए, 5वां कहाँ है ये आप लोग हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बनने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा उत्तरी भारत के लिए लॉजिस्टिक्स का द्वार बनेगा। ठीक है, ये यूपीएससी वाले पॉइंट वाइज याद रखें स्टेटमेंट के रूप में। यह भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा जहां पर उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा। हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास 10,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हो रहा है। ये 1300 हेक्टेयर से अधिक पर फैला है। पहले चरण का निर्माण जब हो जाएगा तो हवाई अड्डे की जो क्षमता होगी वार्षिक रूप से 1.2 करोड़ यात्रियों की सेवा करने की हो जाएगी, और निर्माण कार्य तय समय पर है और 2024 तक पूरा होगा। ध्यान रखना कब तक पूरा होने वाला है, 2024 तक। ठीक है,
ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी क्रियान्वित करेगा इसे, याद रखना। इसका सोर्स क्या है भाई? सोर्स है पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। उत्तराखंड में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र स्थापित हो रहा भाई, याद रखना। उत्तराखंड पीसीएस जो देने वाले हैं उनके लिए है। चर्चा में क्यों रहा? कि चर्चा में इसलिए रहा कि भाई भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग के द्वारा अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में किया गया। जहाँ जगह है याद रखना, अल्मोड़ा जिला है, रानीखेत जगह है। 2 एकड़ के क्षेत्र में बनेगा भाई। इसको केंद्र सरकार की काम्पा CAMPA क्या है? प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण योजना के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है। इस संरक्षण क्षेत्र में घास की प्रजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, पारिस्थितिक, औषधि और सांस्कृतिक जानकारी पहलुओं को प्रदर्शित करते हुए लगभग 90 विभिन्न घास प्रजातियों का संरक्षण व प्रदर्शन किया जाएगा। कहाँ पे बन रहा है ये हमें उत्तराखंड पीसीएस वालों के ध्यान में रखना, ठीक है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? कि घास प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है, संरक्षण को बढ़ावा देना है, इन प्रजातियों में आगे के अनुसंधान की सुविधा प्रदान करनी। क्यों? क्योंकि नवीनतम शोध में यह साबित हो गया है कि घास के मैदान वन भूमि की तुलना में कार्बन पृथक्करण में अधिक प्रभावी होते हैं। तो भाई स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी वाले इस बात को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया का स्रोत है इसका। गुरुग्राम में एफसीआई की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला बन रही है। चर्चा में क्यों रहा? कि खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD के तहत भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न के नमूनों के घरेलू परीक्षण के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला तैयार की है। कहाँ? गुरुग्राम में। उपभोक्ता कार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गुरुग्राम में खाद्य सुरक्षा संस्थान FCI में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। प्रमुख बिंदु इसके संबंधित देख लेते हो। प्रमुख बिंदु देखें इसमें तो भारत FCI के बारे में देख लेते भाई। FCI है क्या? FCI जो भारत सरकार द्वारा निर्मित संचालित एक सांविधिक निगम है, याद रखना सांविधिक निगम है भाई। यह भारत की संसद द्वारा खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अधिनियम के द्वारा गठित है। उपभोक्ता कार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। तो किसके अधिकार क्षेत्र में ये भी ध्यान रखना है, किसके तहत स्थापित हुआ ये भी याद रखना है, कैसा है ये भी याद रखना है। मुख्यालय भैया नई दिल्ली में है, ध्यान रखना। और इसकी स्थापना हुई है 14 जनवरी 1965 को। अधिनियम तो रहा 1964 का, स्थापित हुआ 1965 में। इसका सोर्स है PIB। भारत के पहले खाद्य संग्रहालय का तमिलनाडु के तंजावुर में उद्घाटन किया गया। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन हुआ तमिलनाडु के तंजावुर में। तो क्या है? केंद्रीय वाणिज्य उद्योग खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ बन रहा? तंजावुर। कहाँ? तमिलनाडु। प्रमुख बिंदु देख लें तो खाद्य संग्रहालय की स्थापना FCI ने विश्वेश्वरैया औद्योगिक प्रौद्योगिकी संग्रहालय बेंगलुरु के सहयोग से 1.1 करोड़ रुपए की लागत से की है। किसने की है भाई? विश्वेश्वरैया औद्योगिक प्रौद्योगिकी संग्रहालय और बेंगलुरु FCI ने और विश्वेश्वरैया औद्योगिक प्रौद्योगिकी संग्रहालय बेंगलुरु के सहयोग से स्थापित हो रहा। तंजावुर क्या है? तंजावुर भैया FCI का जन्म स्थान है, जहां 14 जनवरी 1965 को इसके पहले कार्यालय का उद्घाटन किया गया, तंजावुर में ही। अब याद रखना, वर्तमान में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश है। ये हमें फैक्ट याद रखना है कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश कौन सा है, तो हमें याद रखना भारत है, ठीक है। तंजावुर FCI का जन्म स्थान है, ये भी याद रखना। इसका सोर्स है टाइम्स ऑफ इंडिया। UNWTO द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। UNWTO के द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। प्रतिष्ठित पुरस्कार 2 दिसंबर 2021 को स्पेन के मैड्रिड में UNWTO महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर प्रदान किया जाएगा।
कब दिया जाएगा भैया? 2 दिसंबर 2021 को। कहाँ पे दिया जाएगा भैया? मैड्रिड में दिया जाएगा। कहाँ पे? वो भी UNWTO महासभा के 24वें सत्र के दौरान। पोचमपल्ली गांव के बारे में देखें प्रमुख बिंदु के रूप में, तो ये हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर है। पोचमपल्ली नलगोंडा जिला है भैया, याद रखना कस्बा। इसे अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए, ये क्यों प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सिल्क सिटी कहते हैं, जिसे इकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। इकत नामक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। पोचमपल्ली की इकत जो शैली है ना, इसको 2004 में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ था, GI टैग दिया गया था 2004 में। इकत शैली कहाँ से संबंधित? तंजावुर से संबंधित है। तंजावुर से नहीं, नहीं नहीं, तंजावुर से नहीं, नलगोंडा जिला का पोचमपल्ली से संबंधित है। ठीक है, इकत शैली। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनाई की तकनीकों की विविधता समूह समृद्ध हथकरघा परंपरा को पहचानने के लिए 7 अगस्त को पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में किया था। तो कब मनाया जाता है हथकरघा दिवस? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। पहला कब मनाया गया? 2015 में। याद रखना भाई, क्यों? वो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा के लिए श्रद्धांजलि के रूप में था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा जो हुई कलकत्ता में हुई थी 7 अगस्त 1905 को, इसीलिए और कलकत्ता में टाउन हॉल में हुई थी, ये भी याद रखना, 7 अगस्त 1905। पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। 18 अप्रैल 1951 को इस गांव से आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन की स्मृति में है। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है, किसने की है, कब हुई है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पर्यटन मंत्रालय ने भारत से UNWTO सबसेट पर्यटन गांव की प्रविष्टि के लिए 3 गांव की सिफारिश की थी। 3 गांव की सिफारिश हुई है, ध्यान रखना। वो 3 गांव कौन कौन से थे? मेघालय में एक था कोंगथोंग, मध्य प्रदेश में लधपुरा खास और तेलंगाना में पोचमपल्ली था। तो पोचमपल्ली को पुरस्कृत किया गया। तो भैया कौन कौन से गांव नामित थे, ये भी याद रखना हमें। बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव के बारे में देख लेते हैं, क्या है ये। तो ये क्या चीज़ है भाई? बेस्ट है ना, बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव क्या है कि इस UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के प्रमुख पहल का उद्देश्य उन गांवों को पुरस्कृत करना जो ग्रामीण स्थलों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं और इसके निर्दिष्ट 9 मूल्यांकन क्षेत्रों के अनुरूप अच्छी प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भैया गांव को प्रशिक्षण और सुधार के अवसरों तक पहुंच के माध्यम से अपनी ग्रामीण पर्यटन क्षमता को बढ़ाने में सहायता करना है। UNWTO क्या है भाई? यह UN की एक विशेष एजेंसी, याद रखना, जिम्मेदार स्थायी सार्वभौमिक रूप में सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सौंपा गया। मुख्यालय मैड्रिड में है। स्थापना हुई 1 नवंबर 1975 को। ठीक है, ध्यान रखना, इसका सोर्स है PIB। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र, जिसमें 7 जिले शामिल हैं, का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक रख दिया गया। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में 7 जिले शामिल हैं, उसका नाम कित्तूर कर्नाटक रखा गया। तो कित्तूर कर्नाटक करने का फैसला लिया गया है, इसलिए चर्चा में रहा है। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में उत्तर कन्नड़, कौन कौन से? उत्तर कन्नड़ है, बेलगावी है, धारवाड़ है, विजयपुरा है, बगलकोट है भैया, गडग है और हावेरी है। ये जिले इसमें शामिल हैं मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में। आज़ादी से पहले तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का अधीन था और कन्नड़ समर्थक संगठनों के इस क्षेत्र का नाम बदलने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। कित्तूर जो नाम है वो बेलगावी जिले के एक ऐतिहासिक ताल्लुक के नाम पर रखा गया, जिस पर रानी चेन्नम्मा का शासन था। कित्तूर, रानी चेन्नम्मा का शासन। झांसी रानी लक्ष्मीबाई से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कौन? रानी चेन्नम्मा। याद रखना है नोट के बारे में, नोट के रूप में, कि इससे पहले 2019 में BS येदियुरप्पा सरकार ने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कल्याण कर्नाटक के रूप में रखा था और जो पहले हैदराबाद के निजामों द्वारा शासित था। ठीक है, 2019 में ऐसा हुआ था, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सोर्स है इंडिया टुडे का। ठीक है,
आगे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली कैसरे हिंद। कैसरे हिंद क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली का नाम है, याद रखना। पेमा खांडू वहाँ के मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने कैसरे हिंद को राज्य तितली के रूप में स्वीकार किया है। ये बड़े और चमकीले रंग की तितली होती, ध्यान रखना। वैज्ञानिक रूप से इसे क्या कहा जाता है? टीनोपाल्पस इंपीरियलिस। टीनोपाल्पस इंपीरियलिस कहा जाता है। 90 से 120 मिलीमीटर पंखों वाला कीट, ये पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। नेपाल, म्यांमार, लाओस, भूटान, वियतनाम, दक्षिणी चीन में यह तितली पाई जाती है। कहाँ कहाँ, कौन कौन से देश में? नेपाल, म्यांमार, लाओस, भूटान और वियतनाम तथा दक्षिणी चीन में पाई जाती है। संरक्षण की स्थिति अगर हम देख लेते हैं इसकी, तो भैया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 में इसको शामिल किया गया है। IUCN में देखें तो निकट संकटग्रस्त की स्थिति में है। साइट्स में देखें तो परसिस्ट 2 में डाला गया है इसको। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। भोपाल में भारत का पहला ISO प्रमाणित पहला PPP मॉडल आधारित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है। कौन सा? अभी हम ऊपर देखे थे हबीबगंज के बारे में, भोपाल में है। भोपाल में भारत का पहला ISO प्रमाणित पहला PPP मॉडल आधारित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। तो ये क्या है? पुनर्विकसित हो रहा है, ये राष्ट्र को समर्पित है। मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना और मध्य प्रदेश स्किल सेल मिशन का भी शुभारंभ किया गया। इन्होंने किया, प्रधानमंत्री जी ने। देश भर में 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी इन्होंने रखी है। प्रमुख बिंदु के बारे में देखें तो भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला है। यह ISO प्रमाणित सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित है। गोंड साम्राज्य की बहादुर निडर रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है इसका नाम। ठीक है, स्टेशन को परिवहन के एकीकृत मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। ये भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स मेघालय का 12वां जिला बन गया भाई। पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जो है मेघालय का 12वां जिला बना है। तो इसके बारे में देखते हैं। मेघालय का 12वां जिला हो गया, ये ध्यान रखना। यहाँ के मुख्यमंत्री भी कोनराड के संगमा है। प्रमुख बिंदु देखें, नया जिला जिसका मुख्यालय मैरांग, मुख्यालय कौन सा? मैरांग है। मूल जिला पश्चिमी खासी हिल्स से विभाजित किया गया। नए जिले में क्रमशः मैरांग और मावथा दरायसन CNRD ब्लॉक शामिल है इसमें। मैरंग सबसे पुराने नागरिक उपमंडलों में से एक है, जिसका उद्घाटन 10 नवंबर 1976 को हुआ था। ठीक 45 साल बाद इसे एक नए जिले के रूप में अपग्रेड किया गया है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट रही है। भारत के शीर्ष 3 में हरियाणा का भट्ट कलां पुलिस थाना शामिल हुआ। भारत के शीर्ष 3 थाने में हरियाणा का भट्ट कलां पुलिस थाना शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भैया भट्टू कला पुलिस स्टेशन नाम है इसका। ठीक है, फतेहाबाद जिला है। केंद्र सरकार ने देश में पुलिस थानों की रैंकिंग का एक समान मॉडल अपनाया। रैंकिंग का मूल उद्देश्य क्या है? पुलिस की गुणवत्ता में सुधार करना है, नागरिकों के अनुकूल बनाना है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है। तो क्या है ये? पहली फिजिकल राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। कब से कब के बीच में भाई? 11 से 13 नवंबर के बीच में भुवनेश्वर में। आयोजन राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा उड़ीसा राज्य के सहयोग से किया गया। किसने आयोजन किया? भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन। इस आयोजन में 30 राज्यों के लगभग 560 युवा योगासन स्पोर्ट्स एथलीटों ने हिस्सा लिया। ठीक है, श्रीनगर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 21 में शामिल हुआ। कौन? श्रीनगर। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 21 में कौन शामिल हुआ? तो श्रीनगर नाम है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 के रूप में नामित किया है। शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में श्रीनगर को इसमें शामिल किया गया है। किसके रूप में? शिल्प और लोक कला के रूप में। प्रमुख बिंदु अगर हम देख लें, प्रमुख बिंदु देखेंगे
तो यूनेस्को ने 49 शहरों क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिस्से रूप में शामिल किया। इसके साथ दुनिया के क्रिएटिव सिटीज की कुल संख्या 90 से बढ़ के 90 देशों में 295 शहर हो गई। ठीक है, इसमें देखिए हैदराबाद भी है, वाराणसी, मुंबई, चेन्नई और जयपुर के बाद अब श्रीनगर भी यह उपलब्धि हासिल कर लिया, तो छठा शहर बन गया भारतीय। ठीक है, तो कौन कौन से? हैदराबाद है, वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, जयपुर है, साथ में श्रीनगर भी शामिल हो गया। UCCN पर भारतीय शहर कौन कौन से हैं भाई? देखिए, श्रीनगर किस लिए है? 2021 में शामिल हुआ शिल्प लोक कला के लिए। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2019 में शामिल हुआ। मुंबई फिल्म के लिए 2019 में शामिल है। चेन्नई संगीत के लिए 2017 में, वाराणसी संगीत के लिए 2015 में और जयपुर शिल्प लोक कला के लिए 2015 में शामिल हुआ। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। अब ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क क्या है भाई, ये भी देख लेते हैं। तो यह उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2004 में शुरू हुआ है। यूनेस्को की एक परियोजना है जिसने रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक प्रमुख कारक के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को रचनात्मक शहरों को 7 क्षेत्रों में नामित करता है। 7 क्षेत्र होते हैं भाई, कौन कौन से हैं? शिल्प है, लोक कला है, मीडिया कला है, गैस्ट्रोनॉमी है, फिल्म डिजाइन, साहित्य और संगीत है। ये 7 क्षेत्र भैया रचनात्मकता जो जारी करता है यूनेस्को, वो 7 क्षेत्रों में करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसका सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस। भारत की सबसे बड़ी लैंडफिल बायोगैस प्लांट हैदराबाद में शुरू हो गई। भारत की सबसे बड़ी लैंडफिल बायोगैस प्लांट हैदराबाद में शुरू। रामकी एनवीरो ने तेलंगाना के हैदराबाद में हैदराबाद इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट साइट में दुनिया का पहला भारत के सबसे बड़े लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। प्रमुख बिंदु क्या है कि लैंडफिल गैस को ऑटोमेटिक ईंधन के रूप में संपीड़ित बायोगैस में बदलने पर केंद्रित है। लैंडफिल गैस ये होगा ऑटोमेटिक ईंधन के रूप में संपीड़ित बायोगैस में बदलने पर केंद्रित है। परियोजना कैसी? पर्यावरण में कार्बन पृथक्करण और ग्रीन हाउस गैस के कम उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। मोटर वाहन उद्योग की हरियाली में योगदान करती है। इसका सोर्स भैया द हिंदू है। अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा के पास वीर गांव दिखाएगा। अरुणाचल प्रदेश आज़ादी के 75वें वर्ष में देश के सबसे देशभक्तिपूर्ण स्थलों में से एक है। कहो नाम है। चीन सीमा पर स्थित एक गांव की सेवा करने की योजना बना रहा है। ठीक है, प्रमुख बिंदु राज्य के सूचना जनसंपर्क मुद्रण विभाग ने क्या किया? गांव उसके लोगों पर एक वृत्त चित्र फिल्माने के लिए 12 सदस्यीय टीम को अंजा जिले के कहो भेजा। ठीक है, कहो ये जगह का नाम है। लोहित नदी द्वारा विभाजित किबिथू ब्लॉक के 7 गांवों में से एक है। किबिथू जिला है भाई, भारत का पूर्वी बिंदु है, ध्यान रखना। लोहित नदी से विभाजित हो रहा है, ये भी याद रखना। कहो जो है 1962 चीनी हमले का सामना किया। इसके लोगों ने भारतीय सैनिकों की सहायता की थी। कहो गांव क्या भाई, उसको देख लें। तो कहो अंजौ जिले में चीन की सीमा से लगा पहला गांव है। अंजो क्या है? अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों में से एक जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन के लोगो पंजीकृत हुआ। क्या है इसमें? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किए जाने के 2 दशक से अधिक समय के बाद भारत ने आखिरकार प्रतिष्ठित टॉय ट्रेन के लोगों को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत किया है। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है यूनेस्को द्वारा 5 दिसंबर 1999 को विश्व धरोहर स्थल घोषित। भैया याद रखना कब? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को के द्वारा 1999 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, प्रमुख बिंदु देख लें। तो प्रमुख बिंदु के रूप में देखिए कि दुनिया में कहीं भी इन लोगों के उपयोग के लिए अब भारत से लिखित अनुमति शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होगी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जिसने 140 से अधिक वर्ष पहले 1880 में परिचालन शुरू किया, तो ये के 2 लोगो है। इसका 2 लोगो है, याद रखना। दोनों का पेटेंट कराया गया है। दोनों लोगो 1 सदी से अधिक पुराने हैं और विश्व विरासत सर्किट में लोकप्रिय हैं। दिल्ली में रेल मंत्रालय पश्चिम बंगाल के कुर्सेओंग में
दार्जिलिंग हिमालय रेलवे कार्यालय ने अगस्त 21 केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क महानियंत्रक के 7 लोगों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की। ठीक है, इसमें क्या है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन को भेजा गया, जो जिनेवा में, याद रखना, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, और वीपो जो WIPO है कि वियना वर्गीकरण में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है ये। ठीक है, स्रोत है इसका है इंडियन एक्सप्रेस। ओके, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया भैया, नई पार्टी की इन्होंने घोषणा कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, याद रखना, इन्होंने नई राजनीतिक पार्टी कौन सी, नाम क्या है, पंजाब लोक कांग्रेस नाम है। 2022 विधानसभा चुनाव वहाँ पे होने वाले हैं। यहाँ के देखिए भैया, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, महाराष्ट्र अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना की जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। महाराष्ट्र क्या है कि अपने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो इसमें क्या है भाई, वन्यजीव कार्य योजना 21 से 30 के बीच में, इसके प्रमुख बिंदु है 10 वर्षों में लागू किया जाएगा। वन्यजीव तटीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री जैव विविधता, वनस्पति जीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में चिंताओं को पहचानती है। यह योजना कैसा, अगले दशक के लिए वन्यजीव संरक्षण की कार्य योजना के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज होगी। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विशेष जोर देने के साथ राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के साथ समन्वय में राज्य के तटीय क्षेत्र के लिए एक जलवायु कार्य योजना विकसित करने के लिए योजना में कहा गया है। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। इसकी PDF हम दे देंगे, आप लोग बस पढ़ते जाइए। ठीक है, अब इंडिया मतलब पूरे भारत ओवरऑल देख लेते हैं। इसमें क्या है कि भैया महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन प्रौद्योगिकी ओ स्मार्ट योजना क्या है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की 2177 करोड़ रुपए की लागत वाली अम्ब्रेला परियोजना, भैया याद रखना अम्ब्रेला योजना है ओ स्मार्ट, समुद्री सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन प्रौद्योगिकी को 21 से 26 की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी मिली है। तो ध्यान रखना कितने साल के लिए है, नाम क्या है, अम्ब्रेला योजना है, किसके अधीन है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। इसके प्रमुख बिंदु पर थोड़ा ध्यान दे दें तो भाई वो स्मार्ट योजना जो है इसमें 7 उप योजनाएँ शामिल हैं। समुद्री प्रौद्योगिकी, समुद्री मॉडलिंग, परामर्श सेवाएं ओमास, समुद्री अवलोकन नेटवर्क, समुद्री निर्जीव नॉन लिविंग संसाधन, समुद्री सजीव संसाधन इकोसिस्टम, तटीय अनुसंधान पोतों का संचालन और रखरखाव, ये 7 चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, महासागरों के निरंतर अवलोकन, प्रौद्योगिकियों के विकास, हमारे समुद्री संसाधनों सजीव निर्जीव दोनों के दोहन और समुद्री विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अन्वेषी सर्वेक्षणों के आधार पर सतत पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से समुद्री विज्ञान अनुसंधान गतिविधियों को शामिल करते हुए ओ स्मार्ट योजना को लागू किया जा रहा है। ठीक है, UPSC वाले ध्यान रखेंगे और बाकी सारे एग्जाम्स वाले भी, क्योंकि फैक्ट भी आपको मिल जाएंगे कई सारे इसमें। ठीक है, तो इस योजना के जारी रहने से विशाल महासागरीय संसाधनों के सतत तरीके से प्रभावी कुशल उपयोग के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय नीति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। नीली अर्थव्यवस्था आपको पता, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित। ठीक है, तटीय अनुसंधान समुद्री जैव विविधता संबंधी गतिविधियों के माध्यम से महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों के संरक्षण सतत उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 14 क्या है वो बताना है आपको। ठीक है, इनके प्रयासों को शामिल किया गया है। हाल ही में क्या हुआ कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत 21-22 से लेकर 25-26 की अवधि के लिए अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षकों को 3054 करोड़ रुपए की वृत्ति का सहायता देने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सोर्स भैया इसका याद रखना PIB है, तो भाई कंटेंट बढ़िया है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है।
लंदन में गंगा कनेक्ट का समापन हुआ है। उच्च स्तरीय अनुबंध और ठोस परिणामों की प्राप्ति हुई है। भाई क्या है लंदन में गंगा कनेक्ट, देख लेते हैं। गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी जो कि 8 नवंबर से पूरे ब्रिटेन में चल रही थी, समापन इसका 25 नवंबर को हुआ है लंदन में। वो भी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारतीय उच्चायोग, सी गंगा का एक बड़ा प्रयास रहा है, जिससे कि इसे वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी कंपनियों, नीति निर्माताओं, उद्योग निवेशकों, वित्तीय पेशेवरों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जोड़ा जा सके। ओके, प्रमुख बिंदु के रूप में देखें तो यह प्रदर्शनी जो है भैया ग्लासगो में शुरू हुई, लंदन में समापन हुई, लेकिन उससे पहले ये कार्डिफ, बर्मिंघम, ऑक्सफोर्ड तक गई है। तो शुरुआत कहाँ से हुई याद रखना, ग्लासगो में, ख़त्म हुई है लंदन में, लेकिन ये बीच में और भी रास्तों पे चली है, जहाँ कहाँ कार्डिफ है, बर्मिंघम, ऑक्सफोर्ड तक गई है। ठीक है। 10 प्रमुख रणनीतिक घोषणाएं हैं जो 2 सप्ताह तक चलने वाली प्रदर्शनी की मुख्य विशेषता को संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं। क्या क्या भाई, गंगा कनेक्ट यूके कम्युनिटी एंगेजमेंट चैप्टर, नदियों की ट्रेनिंग, स्कॉटलैंड भारत जल भागीदारी, अर्थ गंगा फ्रेमवर्क का उपयोग कर प्रभाव परियोजना, गंगा वित्त और निवेश फोरम, पर्यावरण प्रौद्योगिकी सत्यापन कार्यक्रम में नामांकित प्रौद्योगिकियाँ, टेक और इनोवेशन फाइनेंसिंग, यूके भारत वैज्ञानिक सहयोग, गंगा के लिए वैश्विक यूथ और ब्रिटेन में स्वच्छ गंगा चैरिटी को अंतिम रूप प्रदान करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें रणनीतिक घोषणाएं इनको शामिल किया गया। ठीक भैया, आगे चलते हैं।